दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राम राकेश है। हम लोग नोएडा से हैं, आपके बीच में बहुत एक्साइटेड हैं इस बिजनेस को लेकर। इस बिजनेस ने हमारी लाइफ को चेंज करके रख दिया है और मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप ओपन हार्ट ओपन माइंड इस बिजनेस को देखेंगे। अभी राइट नाउ ईश्वर और निर्मला जी हमारे बीच में आएंगे, उनको हमने एज ए कीनोट स्पीकर आज इनवाइट किया है। तो आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में किस किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं। पहले मैं चाहूंगा प्रियंका आपके साथ बात करें। सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रियंका है, होम मेकर हूँ और साथ मिलकर इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रही हूँ। और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एमवे बिजनेस हमारे बहुत सारे ड्रीम्स पूरे हुए हैं। ना सिर्फ हमारे बल्कि बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस के थ्रू अपने ड्रीम्स पूरे किए हैं। एंड भगवान का बहुत थैंक्स करते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी और बड़े ड्रीम्स देखने की पावर थी। सो बहुत ही पावरफुल अपॉर्चुनिटी है। अभी आपने जैसे सुना, कुछ लोग हैं जो नए ALS क्वालिफायर हैं। कुछ लोग, मुझे पता है, अभी जो कमिंग जो इस साल का लीडरशिप सेमिनार है बाकू, उसके लिए इनलाइन है, उसके लिए बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं बिजनेस के अंदर। सो बहुत सारे ट्रिप हम लोगों ने भी इस बिजनेस की वजह से लिए। इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि जो भी हम हमारा बिजनेस में आने के बाद ही हमारा पासपोर्ट बना, और इस बिजनेस की वजह से ही आज ऑलमोस्ट 2 पासपोर्ट पूरे भर चुके हैं। सो खास चीज ये इस बिजनेस की कि ये आपकी लाइफ के लिए है। हमने जब सक्सेसफुल लोगों को सुना था तो उनको सुनकर इस बिजनेस के लिए बड़ा विजन मिला था, बड़ा फेथ मिला था। और ड्रीम्स जो सभी के अंदर होते हैं वो कहीं थोड़ा जागे थे। तो आपको भी मैं ये बोलूंगी कि मुझे पता है आप सभी लोग स्पेशल हो। भगवान ने इंसान को ही ये पावर दी है कि वो ड्रीम्स देख सके। अगर आपके पास ड्रीम देखने की पावर है तो आज मौका आपके पास है। और आगे का जो सेशन है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि आज मैं कहूंगी कि साक्षात ईश्वर जी और निर्मला जी आपसे बात करेंगे। सो अगर अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है, अपने ड्रीम्स को लेकर सीरियस है, तो आगे आने वाले सेशन के लिए ओपन हो जाइएगा। विद दिस विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, सो मैं आपको बोलूंगा ये एमवे बिजनेस जो है ना, ये कमाल का बिजनेस है। इसमें आपके पास हर मोमेंट में थ्रिल होता है। जब आप किसी को इनवाइट करते हो और जो उसके रिस्पॉन्सेज होते हैं वो भी एक थ्रिल देते हैं। आप जब किसी के साथ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करते हो और जब सक्सेसफुल होते हो तो भी ये बिजनेस बहुत थ्रिल देता है। और आप जब इस बिजनेस के अंदर वो सारे संघर्ष कर रहे होते हो, जिन संघर्षों को करके आपको सफलता मिलती है, तब भी इस बिजनेस के अंदर बहुत मोटिवेशन आता है। बिकॉज आपकी कोई भी जर्नी अगर बढ़िया है तो सफर तो डेफिनेटली डेफिनेटली बढ़िया होने वाला है। यहां पर एक अच्छी सी रिलेशनशिप बिल्ड होती है। और ये बिजनेस अगर आप सोचें तो आपकी जिंदगी में एक आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। आज अभी मुन्ना जी इतने एक्साइटेड थे, बहुत सारे मेरे फाउंडर प्लेटफॉर्म्स आर वेरी एक्साइटेड। मुन्ना जी इसलिए एक्साइटेड थे, वो पहली बार जा रहे हैं और पहली बार जो बंदा जाता है वो मतलब वो इतना एक्साइटेड होता है क्योंकि उसको एक विदेश की धरती पर घूमने का पहली बार मौका मिला होता है। अभी हम यहाँ इनवाइट करने वाले हैं अपने एक जबरदस्त लीडर को। ये अलवर से हैं और इन्हें हमने तब से देखा जब ये 3% के लेवल पर थे, और इनकी जर्नी हमने देखी जो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही लाजवाब है। इनकी जर्नी के इतने इंस्टेंसेस हैं हमारे पास कि अगर हम उन्हें बताना शुरू करेंगे तो सेशन तो उसी से निपट जाएगा। लेकिन आप आज खुद उन्हीं के मुंह से सुनिएगा कि ये बिजनेस के अंदर सफलता के लिए क्या आवश्यक है। ये आपको बेसिक्स के बारे में भी बताएंगे, ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है उसके बारे में भी बताएंगे, और क्या इनकी जर्नी थी। तो बहुत ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम चाहेंगे कि अब स्टेज पर हमारे सामने हमारे जबरदस्त एमरल्ड लीडर्स ईश्वर एंड निर्मला यादव जी के लिए आप जोरदार क्लैपिंग कीजिए। तो ओवर टू ईश्वर एंड निर्मला यादव, द स्टेज इज ऑल योर सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। आप सभी को नमस्कार। देखिए, मेरा नाम ईश्वर है। मैं और मेरी वाइफ निर्मला दोनों मिलकर इस अपॉर्चुनिटी पर काम कर रहे हैं। और ये डिजिटल का कमाल है कि अभी निर्मला दूसरी मीटिंग, जो हमारी रेगुलर मीटिंग चल रही है, तो वो अभी उस मीटिंग में है। अभी वो 15-20 मिनट में खत्म हो जाएंगी, तो वो भी मेरे को ज्वाइन करेगी यहाँ पर। ठीक है ना। आप सारे के सारे लोग एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप सबको पता है ये अपॉर्चुनिटी क्या है। जैसे आपने ये अपॉर्चुनिटी देखी है, जरूरी नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी हमने वैसे देखी हो। हमने ये अपॉर्चुनिटी, हमारा अपना ट्रेडिशनल बिजनेस था और हमारे एक दोस्त ने अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई। और मजे की बात यह है कि ना हम कुछ ढूंढ रहे थे, ना कुछ हम एक्स्ट्रा करने के मूड में थे, लेकिन फिर भी हमने इस बिजनेस को शुरू किया। और रीजन एक ही था, और वो रीजन क्या था कि दोस्त
दोस्ती बनाए रखने के लिए 4200 रुपए की जो रकम थी ना, वो हमें लगा 4200 रुपए में अगर दोस्ती बनी रह सकती है तो सस्ती है, क्योंकि वो मेरा बहुत ही क्लासमेट रहा है। तो इसलिए हमने अपने दोस्त को ज्वाइन किया था, बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया था। बट उसके बाद जब हमारे पास प्रोडक्ट आए, प्रोडक्ट हमने यूज किए तो प्रोडक्ट हमें अच्छे लगे। देखिए, क्योंकि हमारा अपना कलागन मैन्युफैक्चरिंग का काम था और मार्केटिंग का काम था। अलवर में हम बनाते थे और दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, हर जगह हमारा अपना माल जाता था। तो हमें ये चीज का आइडिया था कि क्वालिटी को बनाने में जोर पड़ता है। एक बार जब बिकने लगती है तो बिकती बहुत है, वो उसको बार बार जोर नहीं लगाना पड़ता। तो हमें क्वालिटी समझ में आ गई थी, हम प्रोडक्ट को लगातार यूज करते थे। फिर कुछ मीटिंग्स में गए तो मुलाकात हमारी अप्लायंस विनोद जी, संगीता जी से, राम राकेश जी, प्रियंका जी से और सचिन जी और अलका जी से हुई। और इन सारे लोगों से मिलके जब हमें लगा कि इस बिजनेस में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं है। जब भी हम इनके साथ बैठते थे तो बात होती थी किसी को ऊपर उठाने की, किसी के सपनों को पूरा करने की। और एक मजेदार बात आपको बताऊं, वो आदमी वहां पर प्रेजेंट नहीं होता था और उसके बारे में हम ये डिस्कस कर रहे होते थे कि इस आदमी को ऊपर कैसे उठाया जा सकता है। हमारे बिजनेस में भी होता था, पता है क्या, जब हम 4 लोग बैठते थे तो 5वें आदमी को नीचे कैसे गिराया जाए, और 4 में से अगर एक उठ के चला जाता था तो बाकी 3 ये सोच रहे होते थे इसको नीचे कैसे गिराया जाए। तो डिस्कस तो दोनों जगह होते थे, हमारे बिजनेस में भी होते थे और एमवे बिजनेस में भी होते थे। बट हमारे बिजनेस में हमेशा नीचे गिराने के डिस्कस होते थे। और जब मैं राम राकेश जी के साथ बैठता था तो बात होती थी किसी को ऊपर कैसे उठाया जाए। यहाँ पर मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था, क्योंकि मैं तो बिजनेसमैन था। मुझे लगता था या तो भाई हमारा तो हम बिजनेस है वो प्रूवन है, हम करते हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं। एमवे बिजनेस हमारे लिए प्रूवन नहीं था। तो मुझे लगता था इसमें कुछ झोल है, जो है वो दिख नहीं रहा है और जो दिख रहा है वो है नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। और इसी तरीके से मीटिंग्स में लगातार आते गए, चलते चले गए। बट अपलाइन के सानिध्य की वजह से हम इस बिजनेस में टिक गए। फर्स्ट डे हम बिजनेस में ग्रो नहीं किए, पर बिजनेस में टिक गए बिकॉज ऑफ आवर अपलाइंस। इनके एसोसिएशन की वजह से हम टिक गए, क्योंकि जब बात करते थे तो कुछ अच्छी फीलिंग आती थी। अपने लोगों से बात करते थे तो फीलिंग अच्छी नहीं आती थी। और फिर ऐसे ही 3-4 साल का टाइम निकल गया, फिर एक सेमिनार जाने का मौका मिला और उस सेमिनार में जाके हमें ये समझ आया कि इस बिजनेस को क्यों बिल्ड कर लेना चाहिए। क्योंकि वहां पर हमने ये देखा कि दुनिया के हर प्रोफेशन का आदमी जो अपने प्रोफेशन में बहुत सक्सेसफुल है, उसके बाद उसने इस बिजनेस को शुरू करने का डिसीजन लिया है, एक लेवल तक बिल्ड किया है पार्ट टाइम में, और अपने फुल टाइम जॉब को रिप्लेस कर दिया है, और आज एक बहुत बढ़िया लाइफ को वो लोग लीड करते हैं। इतने सारे सफल लोगों को एक साथ हमने वहां पर देखा और नतीजा ये हुआ, हम समझदार थे इसीलिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया, हम इस समझदार थे इसलिए इस बिजनेस में टिके रहे, और उस सेमिनार में जाके भी हमने समझदारी का डिसीजन लिया। कुछ लोग क्या करते हैं, जो चीज सुनना चाहते हैं उसी को सुनना पसंद करते हैं, हर चीज को सुनना पसंद नहीं करते, ठीक है, वो सेलेक्टिव लिसनिंग होते हैं। सेलेक्टिव लिसनर जो होते हैं वो सिर्फ अपने अपने काम की बात जो उनको सुनना होता है वही सुनते हैं। हम उनमें से नहीं थे। हम चूंकि बिजनेसमैन थे और हमने टिकट के पैसे दिए थे उस सेमिनार के 5000 रुपए, तो हमें लगा था हर चीज को ध्यान से समझने की जरूरत है। और नतीजा ये हुआ कि वहां पर बैठ के एक डिसीजन हुआ कि हैपन सो हैपन, हुआ सो हुआ, लेकिन अब के बाद वो होगा जो हम चाहेंगे। आज आपकी सीट पे जो भी आदमी बैठा है, आज से पहले जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन आज के बाद हर चीज की जिम्मेदारी जो है ना वो आप लेंगे। हमें एक बात समझ में आई उस समय पर कि हमारी टीम जो है ना वो राम राकेश जी से शुरू नहीं होती, हमारी टीम विनोद जी से शुरू नहीं होती, हमारी टीम हमसे शुरू होती है। और हम अपनी टीम के पूरी टीम का जो ड्राइवर है वो हम हैं। जैसे गाड़ी में ड्राइवर होता है, उसकी मर्जी से वो कहीं भी लेफ्ट राइट घुमाता है, तो वो ड्राइवर हम हैं। हमें एक जीपीएस की जरूरत है, हमें एक गाइडेंस की जरूरत है, वो हमारे अप्लायंस हमें दे रहे हैं। और उसके बाद जब हम निकले, उससे पहले हम एमवे बिजनेस में थे और एमवे बिजनेस हमसे नहीं हो रहा था, लेकिन उस सेमिनार में जाने के बाद एमवे बिजनेस हमारे अंदर चला गया और दोनों में बड़ा फर्क हुआ। उसके बाद मैंने अपलाइन के साथ बैठ के राम राकेश जी, प्रियंका जी, सचिन जी, अलका जी, विनोद जी, संगीता जी, इन लोगों के साथ बैठ के ये डिसाइड किया कि हुआ सो हुआ, लेकिन अब वो नहीं होगा, अब वो होगा जो हम चाहेंगे। और देखिए अपलाइन कितना भी जोर लगा ले कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, अपलाइन तो हमेशा कहेंगे कि आप ये कर सकते हो, लेकिन होगा कब, जब आप डिसाइड करते हो। और हमने डिसाइड किया कि बहुत हो गया है, और इस दौरान बहुत सारे इंसिडेंट हुए। हम क्योंकि मैं अलवर में रहता था और मेरा दिल्ली गाजियाबाद का रोज का काम था, तो विनोद जी, संगीता जी, अभी मुन्ना जी बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, तो विनोद जी, संगीता जी जब पहली बार एएलएस पे गए तो उनको एयरपोर्ट छोड़ने में गया, एयरपोर्ट से लेने में गया, दूसरी बार गए तो छोड़ने में गया, फिर लेने में गया। और हर चीज जब भी मैं लेने जाता था, छोड़ने जाता था,
तो शुरू में तो चूंकि हमारा माइंडसेट अलग था, तो हमें लगता था अब की बार गए अगली बार नहीं जाएंगे। फिर जब वो दोबारा गए, तीसरी बार गए, तो हमें लगा कुछ तो गड़बड़ है। अगेन, चोट जब लगती है कांच पे तो टूट जाता है, लेकिन जब वही चोट लगातार लोहे पे पड़ती है तो वो फौलाद बनता है। और जब वो लगातार करते चले गए तो नतीजा हमें लगा कुछ तो गड़बड़ है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। और उस सेमिनार में जाने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब तो करना ही है। और नतीजा ये हुआ कि अगले ही साल में हम प्लेटिनम भी गए और फाउंडर प्लेटिनम भी गए। तो मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, आपकी सफलता जो है ना, वो सिर्फ एक ही चीज से दूर है, और वो है आपका डिसीजन। उस सेमिनार में जाके हमने डिसाइड किया था कि करना है, तो प्लेटिनम गए, फाउंडर प्लेटिनम गए। और उसके बाद जो विदेश यात्राओं का सिलसिला शुरू हुआ, पहला प्लेटिनम फोरम हुआ दिल्ली का, होटल पार्क रॉयल उस समय हुआ करता था, नेहरू प्लेस पे, इंटरकॉन्टिनेंटल। और वहां जाके आए तो पहली बार पता चला 5 स्टार क्या होता है। हालांकि उससे पहले भी मॉरिस शेराटन और ताज प्लेस जाने का एक बार मौका मिला, बट वो भी एमवे की वजह से ही मौका मिला। राम राकेश जी ने एक मीटिंग रखी थी सिल्वर डक की मॉरिस शेराटन में, मुझे आज भी याद है। उस मॉरिस शेराटन में हमने पहली बार गुलाब जामुन, वो भी छोटे वाले, और वो भी रबड़ी के साथ खाए थे। तो आज तक भी उनका टेस्ट याद है, ठीक है ना। इससे पहले चूंकि दिल्ली से मेरा रोज का आना जाना था, तो दिल्ली की जितनी भी फेमस बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो मेहरौली का कुतुब मीनार हो, चाहे वो मॉरिस शेराटन हो, चाहे ताज प्लेस हो, चाहे लाल किला हो, चाहे XYZ जंतर मंतर हो, पुराना किला हो, आप बोलो कौन सी जगह, मैंने हर चीज को देखा है। आपको पता है कहाँ से देखा है? किसी को आगे से देखा है, किसी को पीछे से देखा है। अंदर जाके मैंने कभी नहीं देखा, आज तक भी नहीं देखा, अंदर जाके इंटरेस्ट नहीं लिया। और पार्क रॉयल में अंदर 3 दिन बड़ा एंजॉय किया। और जब हम प्लेटिनम फॉर्म पे थे, जो कि वो नेहरू प्लेस पे था, तो राम राकेश जी और प्रियंका जी, सचिन जी, अलका जी वहां हमसे मिलने आए थे। आप सोच के देखिएगा, आप प्लेटिनम फोरम पे हो और वहां भी आपके अपलाइन आपसे मिलने आ जाए, कैसा फील करेंगे आप? मुझे वो दिन याद आते हैं कि वो भी टाइम था, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ALS शुरू हुए, तो पहला ट्रिप हमारा जो था वो मैड क्रूज का था। इतना जबरदस्त ट्रिप था। और पहली बार हम जिस फ्लाइट में बैठे थे वो हिंदुस्तान में जेट एयरवेज थी, लेकिन जब हम बाहर गए तो वो लुफ्तांसा था। और लुफ्तांसा में जब हम बैठे तो हमें ये पता नहीं था कौन सी अच्छी होती है, कौन सी बुरी होती है। बट जिस किसी ने हमसे पूछा था कि आपकी फ्लाइट कौन सी है, हमने लुफ्तांसा है, बोला बहुत अच्छी फ्लाइट है। क्योंकि जब आप पहली बार बैठ रहे होते तो आपको नहीं पता होता फ्लाइट भी अच्छी बुरी होती है। हमारे लिए तो फ्लाइट होती है। तो वो लुफ्तांसा थी, और जब हम बैठे तो वास्तव में पता चला यार तो बहुत अच्छा है। और इस तरीके से घूमते घूमते मैड क्रूज पे जब गए तो पता लगा दुनिया में ऐसी भी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि हम लोग तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं जहाँ पानी की कमी होती है। और जब हम मैड क्रूज पे गए तो वहां पता चला कि वो जहाज जो है वो 5 से 7 दिन तक लगातार पानी में ही रहेगा। तो इतना भी पानी दुनिया में होता है, ये हमने वहां पर देखा था जाके। और उस ट्रिप को हमने बहुत एंजॉय किया। और उसके बाद स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, रोम, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पेरिस, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज और टेरिटरीज में और मेरी वाइफ विद आवर अपलाइंस और कई सारे डाउनलाइंस के साथ हमने ये सारे ट्रिप लिए। और उन ट्रिप्स को जब भी याद करते हैं ना, तो 1-8 किलो वजन बढ़ जाता है। पता है, खून नहीं बढ़ता, वजन बढ़ जाता है। कितनी खुशी होती है जब आप जाएंगे पहली बार किसी ट्रिप के ऊपर, तो आपको ये महसूस होगा कि वास्तव में क्या चीज है जो एमवे आपको देता है। कई लोग बोलते हैं एमवे भेजता ही क्यों है, पैसे दे देने चाहिए। वहां जाके हमें एक बात समझ में आई, हम पहले भी पैसा कमाते थे, अच्छा पैसा बनाते थे, हमारे पास अपना घर, अपनी गाड़ी पहले से थी एमवे बिजनेस शुरू करने से पहले। बट जब हम प्लेटिनम फोरम पे गए और वहां का जाकर हमने जब खर्चा पूछा, तो हमें लगा अगर हम एमवे बिजनेस में नहीं होते तो इस खर्चे को हम अपनी जेब से तो नहीं करते। उसके बाद जब हम ALS गए तो हमें ये समझ में आया कि ALS का जब खर्चा पता किया, होटल का बिल और ये सारी चीजें पता की, आदत थी ना, बिजनेसमैन थे तो हमेशा कैलकुलेट करते थे। तो हमें एक बात और पता चल गई कि प्लेटिनम और फाउंडर प्लेटिनम जो है ना, वो विदेश अपने खर्चे के ऊपर 5 स्टार में नहीं घूम सकता। इसका मतलब हमें और ऊपर उठने की जरूरत है, एमरल्ड जाने की जरूरत थी। फील होता था अपने पैसे से घूमोगे तो आपको एमरल्ड जाना ही पड़ेगा और फाउंडर एमरल्ड जाना पड़ेगा। तो वो जो ALS का जो पुल होता है वो आपको एक बार और ज्यादा पैसा कमाने के लिए मजबूर करता है कि अगर आप इस लेवल में घूमना चाहते हो तो आपको ज्यादा पैसे की। तो ये हमारी जर्नी रही है, उसमें बहुत सारी चीजें हमने सीखी हैं इस बिजनेस में। बट जब हमने डिसाइड किया कि इस बिजनेस को करना है तो उसके बाद ये बिजनेस हो गया। इसका मतलब बिजनेस में होने में और ना होने में एक ही आदमी है उसके बीच में जो सारी कुबद की जड़ है, मेरी भाषा में जो सारी समस्याओं की जड़ है, और वो होता है आदमी खुद। आप देखिएगा पिछले साल के 2 साल की परिस्थितियों को उठा के देखिएगा। पिछले 2 साल में मार्केट में इतनी विषम परिस्थितियां रही, दुनिया में हर आदमी परेशान रहा, लेकिन उन्हीं विषम परिस्थितियों में मुन्ना जी फाउंडर प्लेटिनम गए।
उन्हीं विषम परिस्थितियों में मुन्ना जी ने बिजनेस को ग्रो किया, उन्हीं विषम परिस्थितियों में और बहुत सारे लोगों ने बिजनेस को ग्रो किया। कुछ लोग हमेशा चैलेंज को पकड़ के झुंझुनों की तरह बजाते रहते हैं, जी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और कुछ लोग हैं जो हिम्मत वाले होते हैं, उन चैलेंज को ओवरकम करके नई पिनों पे चले जाते हैं। तो आपको ये देखना होता है कि आप किस कैटेगरी में है। डिसाइड योरसेल्फ, अपने आप को डिफाइन करना सीखिएगा कि आप किस कैटेगरी में है। एक ऑप्शन है कि आप चैलेंज के ऊपर खड़े होकर रोने लगे कि जी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। दूसरा ये होता है कि अपने सपनों को पकड़ें, चैलेंज को पीछे छोड़े और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ेंगे तो रास्ता आपको क्लियर मिलेगा। पर कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो, चूंकि हम बिजनेसमैन थे और एक नौकरी वाले आदमी और एक बिजनेसमैन में थोड़ा फर्क होता है, वो बेसिकली होता ही होता है। बिजनेसमैन का माइंडसेट जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं अभी पिछले दिवाली पे देख रहा था कि दिवाली का जब सीजन चलता था तो हम लोग इतने बिजी हुआ करते थे अपने काम में, पुराने काम में, ना खाना खाने की फुर्सत होती थी, ना नहाने की फुर्सत होती थी। मुझे याद है 3-3 दिन 4-4 दिन बिना नहाए निकल जाते थे। एक एक दिन में 1000-1000 1200 किलोमीटर में ट्रेवल कर लेता था अपनी गाड़ी से, 22-22 घंटे रनिंग कर लेते थे। लेकिन एमवे बिजनेस में जब हम होते हैं तो दिवाली से 3 दिन पहले और 2 दिन बाद हम क्या करते हैं, छुट्टी कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नौकरी में एक चीज सिखाई जाती है, छुट्टी। लोग बोलते हैं जी संडे, संडे कहाँ से सीखा हमने? बिजनेसमैन से पूछो संडे क्या होता है, संडे को तो ज्यादा बिजनेस होता है तो उसके लिए संडे नहीं होता। संडे कहाँ से आता है? बच्चा स्कूल जाता है तब उसके दिमाग में डल जाता है वहीं से कि संडे को छुट्टी होती है, और जब वो नौकरी में घुस जाता है तो अगेन संडे को छुट्टी होती है। तो वो हमेशा छुट्टी के बारे में सोचता है। बिजनेसमैन जो होता है मार्केट में देखिएगा, जो 30 दिन बिजनेस करता है उसके पास कोई छुट्टी नहीं होती। दूसरा एक और फर्क आता है, आप कभी भी किसी नौकरी वाले से बात करते हो, हम भी बात करते हैं, नौकरी इज वेरी गुड, जीवन को बढ़िया चलाए रखने के लिए नौकरी अच्छी है। नौकरी के बारे में कुछ लोगों से, मैंने नौकरी वालों से ही सुना है कि नौकरी की सबसे बढ़िया बात क्या है, भूखा मरने नहीं देती और रईस बनने नहीं देती, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीजें हमें समझनी होती है। नौकरी में 80% लोग काम उतना करते हैं जिससे नौकरी बची रहे, नौकरी बची रहे, चलती रहे, बस दिक्कत ना करे, बस ये है। लेकिन बिजनेस में 90% लोग काम उतना करते हैं जो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सके। मैंने 100% क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 10% लोग बिजनेस शुरू करते हैं और उनका फेल हो जाता है। वो वही होते हैं जो मैक्सिमम की मेंटलिटी साथ लेके नहीं चलते। तो बिजनेसमैन हमेशा ज्यादा से ज्यादा काम करने की सोचता है, ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर्स करने की सोचता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की सोचता है। लेकिन नौकरी वाला हमेशा ये पूछ रहा होता है कि कितना कम से कम काम करूं कि ये मिल जाए। बिजनेसमैन क्या कहता है, चाहिए तो ये, काम कितना भी करवा लो लेकिन चाहिए ये। तो जब माइंडसेट चेंज होता है और जब हम किसी भी बैकग्राउंड से इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो इनिशियली हमें ये समझ नहीं आता कि बिजनेस है, और ये समझते समझते थोड़ा टाइम लग जाता है। जब आपको ये समझ में आने लगता है कि बिजनेस है तो फिर आपको ये समझना पड़ता है कि आप इस बिजनेस को बिल्ड क्यों करते हैं। शुरू करने का कारण कुछ भी हो सकता है। देखिए, समझना इस बात को, शुरू करने का कारण किसी का कुछ भी हो सकता है। मे भी शायद आपको पैसा अच्छा लगा हो, मे भी शायद आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा हो, मे भी आप शायद किसी को मना ना कर सके, मे भी आपके यार दोस्तों ने किया तो आपने भी कर लिया, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन जब बिजनेस बिल्ड करने की बात आएगी तो आपको अपना एक कारण चाहिए कि आप इस बिजनेस को क्यों बिल्ड करना चाहिए। वो आपका अपना होना चाहिए, और वो कारण कुछ भी हो सकते हैं। कारण पैसा हो सकता है, क्योंकि इस बिजनेस में पैसा बहुत है। लोग इस बिजनेस में 2-3-4-5 हजार रुपए के लिए भी आए थे, और लोग इस बिजनेस में इतना पैसा भी बनाते हैं जिनके पास अपने प्लेन है बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। ऐसे भी लोग हैं जिनके घर की घास काटने के लिए करोड़ों रुपए का बजट होता है, ठीक है। ये बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है आप सोच पाएंगे या नहीं सोच पाएंगे। बट हम, हमारे एक अपलाइन डबल डायमंड 2006 के आसपास, 6 या 4 की बात है, ल्यूरिगन नाम हुआ करता था उनका, वो यूएस से आते थे, और उनको जब हम देखते थे काफी ओल्ड एज थे, और उनसे जब हम मिलते थे और वो जब बात करते थे तो एक बार का वाकया है जो मुझे याद है, वो मैं आपको फेस टू फेस बता देता हूँ। उन्होंने एक बार एक बंदे को बुलाया, उस समय सिल्वर नब को उन्होंने बुलाया था, तो हम भी एंजॉयमेंट करने के लिए चले जाते थे, क्योंकि हम सिल्वर तो बहुत जल्दी हो गए थे। जब हमें ये नहीं पता था सिल्वर क्या होता है तब हम सिल्वर हो गए थे। और हमारे सिल्वर जाने की कहानी भी बड़ी जोरदार है। पता है क्यों? हमने शुरू किया, हमारे एक दोस्त ने कहा कि आपने कुछ शुरू किया है। मैंने कहा देखो मुझे समझ नहीं आ रहा है। बोला नहीं, पार्टी जी ने शुरू किया, आपने शुरू किया तो मैं भी शुरू करूंगा। पार्टी जी मेरे जो अपलाइन है वो गुजर है, मैं जाति से अहीर हूँ, और तीसरा जाट था। तो मैं भाई ये जाट देवता मानेगा नहीं, तू भी लगा 4200,
मैं कहता डूब जाए तो मुझे मत कहियो। बोला कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे डूबेंगे तो मेरे भी डूब जाएंगे। तो ऐसा हमारे पास एक दोस्त था, आपके पास है या नहीं है आपको चेक करने की जरूरत है। अभी वो प्लेटिनम है और उसकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कुछ लोगों को स्पॉन्सर किया और वो लाइक बढ़ती चली गई। देन उसके बाद क्या हुआ कि जब हमें लगा कि हमें सिल्वर जाना चाहिए, तो मार्केट रेपो अच्छी थी, जिसको बोलते थे वो मना नहीं करता था 4200 रुपए देने के लिए, और वो एमवे को नहीं देता था, वो हमें देता था। तो जब हमने सिल्वर जाने का प्लान किया तो फटाफट 40-50 लोगों को स्पॉन्सर किया और सिल्वर हो गए। ऐसा हुआ, तो हम पैदाइशी सिल्वर हो गए थे। उसके बाद बिजनेस कैसे बिल्ड होता है वो अलग चीज होती है। तो नतीजा क्या हुआ कि हम उस मीटिंग में गए और वहां पर ल्यू रीगन एक आदमी से बात कर रहे थे, ठीक है, और उसने उससे पूछा आपकी एज क्या है, और उसने बताया मेरी एज 21 साल है। तो ल्यू ने एक बहुत बढ़िया बात बोली, बहुत आंखें खोलने वाली बात थी। वो बोला देखो आपकी उम्र 21 साल है, मुझे इस बिजनेस में 25 साल से ज्यादा हो गए, उस समय की बात थी ये, ठीक है। बोला जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था यूएस में, तब आप हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए थे। उसके बाद मैं यूएस में इस बिजनेस को करता चला गया, इंडिया में आप पैदा हुए, और उसके बाद ये सोचा भी नहीं था कि बिजनेस कभी इंडिया आएगा। उसके 20 साल बाद ये बिजनेस इंडिया में आया, और वो शायद वो प्रकाश से बात कर रहे थे, उस समय प्रकाश सिल्वर था, और बोले उसके बाद ये आपके वहां तक पहुंचा और आप इस बिजनेस में आए और आप सिल्वर गए, और आज आप मेरे सामने बैठ के बता रहे हो कि सर मैं आपकी टीम में सिल्वर। क्या आप सोच सकते हो इस बिजनेस का कितना बड़ा खेल है? अभी वो आदमी दुनिया में शायद पैदा भी ना हुआ हो, या किसी कंट्री में पैदा हो गया हो, आपको अभी पता भी नहीं है। आज से 15 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद वो आदमी आपके पास आएगा, जब आप डायमंड होंगे, डबल डायमंड होंगे, ट्रिपल डायमंड होंगे, और वो किसी मीटिंग में आपसे मिलेगा और आपको बोलेगा कि मैं आपकी टीम का नया सिल्वर हूं, नया गोल्ड हूं, नया प्लेटिनम हूं, नया एमराल्ड हूं और नया डायमंड हूं। और आप उससे बात कर रहे होंगे और आपको लगेगा कि जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तब तो ये बंदा पैदा भी नहीं हुआ था। तो सोचिए ये बिजनेस कितनी दूर तक की बात है। लोग इस बिजनेस को शुरू में देखते हैं ना कि उनको लगता है कुछ पैसा बनाएगा इस बिजनेस। आपको पता है आप पैसे बनाने के बिजनेस में नहीं है, हम और आप एक एसेट क्रिएट करने के बिजनेस में है। हम और आप मिलके एक एसेट क्रिएट करते हैं और एसेट से पैसा आता है। कई लोग सिर्फ पीवी चिल्लाते हैं, तो जल्दी जल्दी पीवी करवा के पैसा बनाना चाहते हैं, बट आप सोच के देखो आप कर क्या रहे हो। हम और आप मिलके एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, और वो नेटवर्क जो है वो हमारा एसेट है, और वो एसेट में जब भी प्रोडक्ट का फ्लो होता है तो हमें पैसा आता है। तो हम एसेट क्रिएट करने के बिजनेस में हैं, बट ये समझ कब आता है? जब आप एक बिजनेसमैन के हिसाब से सोचते हो, नौकरी के हिसाब से नहीं। क्योंकि नौकरी वाला कभी एसेट क्रिएट नहीं करता, वो समझता नहीं उस चीज को, बट आजकल लोग फिर भी समझने लगे हैं। तो हमें ये बात समझ में आई उस समय जब हमने ल्यू को सुना। मैं कहा खेल तो बड़ा है, इसका मतलब खेल तो बड़ा है। और जब आपको ये समझ में आता है खेल बड़ा है, कुछ और छोटी छोटी चीजें हमने उसी समय सुनी। आप सोच के देखिएगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी नए हैं, हो सकता है किसी ने आज ही बिजनेस शुरू किया हो, कुछ लोग थोड़े पुराने भी होते हैं, 2-3-4 साल 6 महीने पुराने होते हैं, और वो सोच रहे होते हैं कि मैं साल भर से हूं, मैं 2 साल से हूं, मैं 3 साल से हूं, और अभी कुछ ज्यादा नहीं हो पाया। मैं आपको 2-3 घटनाएं ऐसी बताता हूं। एक बंदा है लियोनार्ड किम। लियोनार्ड किम जो है वो यूएस में रहता था, और उसका अपना रेस्टोरेंट था। उस रेस्टोरेंट को चलाते हुए उसको काफी साल हो गए थे, और उस समय बाद किसी आदमी ने उसको एमवे का प्लान दिखाया। एमवे का प्लान देखा, उसको बड़ा झटका लगा कि मैं तो यूएस में ही रहता हूँ और इतने सालों से मुझे किसी ने ये नहीं दिखाया। वो बड़ा एक्साइटेड हुआ, उसने बिजनेस शुरू किया, और वो एक प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, एमराल्ड, व्हाटएवर जो भी, वो यूएस में हुआ। और उसके बाद बिजनेस कोरिया में लॉन्च होता है। वो यूएस छोड़ के कोरिया चला जाता है, और कोरिया जब वो जाता है तो पहले 10 साल उसे लगते हैं इस बिजनेस को सरकार को समझाने में। कई बार वो जेल के अंदर भी गया, अंदर बाहर हुआ, और 10 साल लगे बिजनेस को सेटअप होने में कोरिया में। और आपको पता है 10 साल बाद उस आदमी ने इतना बड़ा बिजनेस किया। वो खुद क्राउन एम्बेसडर है, फाउंडर क्राउन एम्बेसडर है, और ही इज द पर्सन जिसकी टीम में एक साल में 100 डायमंड ब्रेक होते हैं। कई लोग सोच रहे होंगे जी मैं डायमंड कब होऊंगा, वो 100 डायमंड ब्रेक कर देता है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि उसने लास्ट ईयर में क्या किया, क्वेश्चन ये है कि जो उसने 10 साल में वहां पर सीखा और पिछले 3-4 साल में यूएस में सीखा। परिस्थितियां जितनी विपरीत होती है, उन विपरीत परिस्थितियों में 2 चीज होती है, कमजोर आदमी टूट के निकल जाता है, और मजबूत आदमी जो होता है ना, वो निखर के बाहर आता है।
समझ रहे हैं, निखर के बाहर आता है। और नतीजा ये हुआ कि वो क्राउन एम्बेसडर है और 100 डायमंड्स ब्रेक करता है। एमवे के जो ओनर्स थे, उनके जो बच्चे थे, उन्होंने कभी अपने पिताजी से पूछा कि क्या कभी हम यूएस से बाहर जाएंगे। तब तक उनके पिताजी ने भी ये नहीं सोचा था कि हम कभी यूएस से बाहर भी एमवे को लेके जाएंगे। आपको पता है, एमवे को पहला कंट्री, यूएस के अलावा पहला कंट्री ओपन करने में कितने साल लगे? 1959 में एमवे शुरू हुआ और 20 साल बाद 1979 में पहला कंट्री जो उन्होंने ओपन किया ना, वो ऑस्ट्रेलिया ओपन किया। 20 साल लगे। सोचो 20 इयर्स में वो एक और कंट्री बढ़ा पाए। लेकिन उससे अगले 40 साल में दुनिया के 110 देशों में एमवे बिजनेस काम करता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पिछले 6 महीने में जो हुआ है आपके साथ, जो आपने सीखा है, या पिछले 6 साल में जो आपने सीखा है, व्हाटएवर जो भी टाइम आपको इस बिजनेस में हो गया है, वो कितना मल्टीप्लाई होने वाला है फ्यूचर में, आपको अनुमान नहीं है उस चीज का। ये इस बिजनेस की पावर है कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रो करता है। तो ये चीजें हैं जो हमने देखी है इस बिजनेस में। इस बिजनेस में हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे डायमंड्स को सुना है पिछले 20 सालों में, और हर डायमंड को सुनने के बाद और बहुत नजदीक से जब हमने राम राकेश जी और प्रियंका जी को भी देखा है, क्योंकि जब गाजियाबाद में आर्यनगर में रहा करते थे तो वहां पर हमारे बगल में एक मिठाई की दुकान हुआ करती थी। पहली बार जब मैंने इनको सुना अलवर में, तो मुझे पहले दिमाग में, मैं बहुत बहमी टाइप का आदमी, बिजनेसमैन था ना, बहुत बहमी टाइप का आदमी था, तो मैंने उस दुकानदार से भी ये बात पूछी थी, मैं कि आपके यहाँ कोई राम राकेश जी रहते हैं क्या? तो बोले हाँ रहते हैं, राम राकेश जी, राम सुरेश जी 2 भाई हैं, वो रहते हैं। मैं क्या काम करते हैं? बोले कंप्यूटर्स का काम है उनका। तो वहां से जब एक होता है ना, इन्होंने कहा कि कंप्यूटर्स का काम है, उसने भी वेरीफाई किया कि कंप्यूटर्स का काम, तो एक वेरिफिकेशन हो जाता है। तो हमने वो किया और नतीजा ये हुआ कि जब इनसे मुलाकातें होने लगी तो लगा आदमी, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, एमवे बिजनेस में जो सेल्स वाले लोग होते हैं, जो बहुत तेज लोग होते हैं, जो सेल्स बहुत एडवांस सेल्स होती है उनकी, वो बड़ी टीम नहीं बना पाते। क्यों? लोग समझते हैं कि ये आदमी बहुत तेज है, और बहुत तेज आदमी है तो चूना लगाएगा। आपको कई बार लगता है कि ये बहुत तेज आदमी है, बिजनेस में आ जाए तो छक्के चौके पता नहीं क्या कर देगा। मैं आपको बता देता हूं, वो पहले बॉल पे क्लीन बोल्ड हो जाएगा। रीजन क्या है? मार्केट में उसकी इमेज बहुत तेज की है, और लोग बहुत तेज आदमी के साथ डील नहीं करना चाहते। उनके अंदर से एक फीलिंग होती है बहुत तेज आदमी है, कहीं ना कहीं चूना लगाएगा। ये स्थिति होती है। तो एमवे बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें धीरे धीरे समझ में आई कि ये एक बिजनेस है, प्योर बिजनेस है। यहाँ पे पैसा जो बनेगा वो प्रोडक्ट के सेल होने से बनेगा, लेकिन सेल करने का जो तरीका है ना, वो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। सेल करने का जो बिजनेस का तरीका है, प्रोडक्ट सेलिंग का, वो तरीका बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही स्मार्ट है। आप खुद अच्छे कस्टमर होते हो। आई एम द फर्स्ट लॉयल कस्टमर ऑफ माई बिजनेस। मैं आपको इसकी कहानी भी बता देता हूँ। जब हमारा मिल्क केक का काम था, तो हमारे यहाँ जब भी कोई गेस्ट आता था, वो गेस्ट कोई भी हो, चाहे उसे गुलाब जामुन पसंद हो, चाहे उसको रसगुल्ले पसंद हो, चाहे उसको बूंदी मोतीचूर के लड्डू पसंद हो, चाहे उसको काजू की कतली पसंद हो, उसको पसंद कुछ भी हो, लेकिन अगर वो हमारे घर आएगा तो खाएगा तो मिल्क केक। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बनता ही मिल्क केक था। तो मैं उस तरह का बिजनेसमैन पहले दिन से था कि अगर मेरे बिजनेस में मिल्क केक प्रोडक्ट है, तो मेरे घर कोई गेस्ट आएगा तो वो मिल्क केक ही खाएगा। इससे भी आगे की बात, मेरी जब शादी हुई तो शादी में क्या होता है, शादी से पहले पार्टी होती है। पार्टी में क्या करते हैं लोग? बर्फी बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं और जलेबी बनाते हैं हमारे यहाँ पर, और भी कई तरह की मिठाई बनती है। बट मेरी शादी की पार्टी में सारे जो गांव में और शहर में भी लोग थे, सबने कलाकंद दिखाया था। क्यों? क्योंकि हमारे कारखाने में बनता ही कलाकंद था। तो अपन उस तरह के आदमी थे, जब हमें पता है कि मेरा अपना बिजनेस है, जिस दिन मैंने मान लिया कि एमवे का बिजनेस भी मेरा बिजनेस है, उस दिन के बाद बाकी XYZ का कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो अच्छा था या खराब था, मैंने उसको अपने घर से बाहर कर दिया। अब ये चूंकि हम बिजनेसमैन थे, इसलिए मेंटलिटी जल्दी डेवलप हो जाती है। आप भी जब इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे और लोगों से जब मिलेंगे ना, और जब लोगों के ऑर्डरिंग होती है, मैं किसी का भी ऑर्डर फॉर्म पहले भरते थे ना, और ऑर्डर फॉर्म देखते ही ये बता देता था कि ये कस्टमर टाइप का आदमी है और ये बिजनेसमैन टाइप का आदमी है। कैसे पता चलता है आपको? अगर वो कस्टमर टाइप का आदमी होगा तो बोलेगा 1 ग्लिस्टर, 1 साबुन, एक ये, तो समझिएगा कि ही इज ए कस्टमर। और जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो क्या बोलता है, अच्छा ऐसा करना 12 ग्लिस्टर ले आना, अच्छा ऐसा करना 6 साबुन के पैक ले आना, 3-4 एसेट ले आना, 2-3 डेली ले आना। ये डिस्ट्रीब्यूटर का ऑर्डर होता है।
हमारी भाषा में उसको बोलते हैं होलसेलर, ठीक है। तो आपको ये समझ आ जाता है कि ये कस्टमर टाइप का आदमी है और ये डिस्ट्रीब्यूटर टाइप का आदमी है। कस्टमर टाइप का आदमी सामान मंगाने के बाद भी आपसे रिप्लेसमेंट मांग लेता है, जी ये नहीं ये वाला दे दो। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है ना, उसके पास सारा प्रोडक्ट बिक जाता है, कोई सा भी प्रोडक्ट आ जाए वो भी बिक जाता है और वो खत्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। तो हम उस तरह के शुरू से बिजनेस में थे, तो हमें ये बात समझ में आ रही थी। तो ये समझ आ गया था कि बिजनेस बहुत बड़ा है, ये समझ में आ गया था कि हमारे करने से होगा, ना अपलाइन के करने से होगा, ना डाउनलाइन के करने से होगा। अपलाइन करेगा उसके लिए होगा, डाउनलाइन करेगा उसके लिए होगा। और ये फैक्ट है, हम जब बिजनेस में जब बहुत सीरियस नहीं थे, उससे पहले हमारी डाउनलाइन से लोग एएलएस जाने लगे थे। तो हमें ये भी समझ में आ गया था कि डाउनलाइन करेगा तो वो जाएगा, हमारा हम नहीं जाएंगे। हम तभी जाएंगे जब हम करेंगे, क्योंकि स्वर्ग हर आदमी चाहता है लेकिन मरना नहीं चाहता। बट सच ये है कि जो भी स्वर्ग जाना चाहता है, मरना उसे खुद ही पड़ता है। तो ये बात जल्दी समझ आ गई हमें, और चूंकि बिजनेस बैकग्राउंड था, जल्दी से हम चीजों को समझने लगे। एक इन्वेस्टमेंट मेंटलिटी हमें बहुत जल्दी समझ में आ गई, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। और इस बिजनेस में तो कुछ इन्वेस्टमेंट था ही नहीं, हमारे यहाँ लाखों रुपए लगते थे। यहाँ पर जब बोले कि भाई 100 पीवी हर महीने करो, मुझे अभी भी याद है जब हमने डिसीजन लिया तो मुझे बताया गया था कि 100 पीवी हर महीने करो। अच्छा सोचो, उस समय शायद 30 प्रोडक्ट हुआ करते थे, जिसमें से 20-25% प्रोडक्ट हमेशा टीएनए चलते थे। उसके बाद बोलते थे 100 पीवी करो। मैंने कहा ठीक है डन, और हम हर महीने 100 पीवी करते थे। एक बार मेरा पीवी 99.8 रह गया, मैं लास्ट डेट में एमवे ऑफिस जाके उस 0.2 पीवी को पूरा करके आया, क्योंकि 100 करना है तो 100 करना ही है ना। हर प्रोडक्ट को लेने के लिए 300 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता था। आज आदमी बोलता है 100 पीवी करने से क्या होगा, कमीशन तो 98 पे भी आ जाएगा, 95 पे भी आ जाएगा। बात आपके कमिटमेंट की है। बात क्या है, बात आपके कमिटमेंट की है। अगर 100 है तो 100 ही होता है। अगर 100 डिग्री पे टेम्परेचर पे पानी उबलता है तो वो 100 पे ही उबलता है, 99.9 पे नहीं उबलता। तो कमिटमेंट की बात है। हमने कमिटमेंट किया था कि हम 100 पीवी करेंगे, तो किया। अपलाइन ने कहा कि आप कम से कम इतने प्लान दिखाओ। मैंने कहा सर कम से कम नहीं। अपलाइन ने कहा 5 प्लान दिखाओ। मैं कोई बात नहीं, हम 7 दिखाएंगे ना, ज्यादा दिखाने से कोई नुकसान तो नहीं होगा। बोला नहीं कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैंने कहा हम 7 दिखाएंगे। और यही एक कारण रहा कि मैक्सिमम की जो मेंटलिटी हमने अपनाई, मिनिमम की कभी नहीं अपनाई। मैं कभी नहीं सोचता कि कोई आदमी अगर 9% जाएगा तो 1200 पीवी से जाएगा। क्यों भाई, 1500 से क्यों नहीं, पैसा तो बढ़ेगा ना। 1200 पीवी से अगर जाएगा तो अगले महीने उसको 2400 पीवी जाने में बहुत जोर पड़ेगा। लेकिन अगर वो 1500 या 1800 पीवी से गया है 9%, तो उसकी पूरी संभावना है कि वो 2400 पीवी जाएगा। ये चीज हमें समझ आती थी। धीरे धीरे जब आप बड़ा एमवे बिजनेस करोगे तो आपको भी ये बात समझ में आने लगती है। तो ये सारी चीजों के साथ साथ एक चीज हमें और समझ में आई, जो मैंने बहुत तेजी से इंप्लीमेंट करी। क्योंकि हम जब मिलके के बिजनेस में थे तो हमने कभी बर्थडे नहीं मनाया, हमने कभी एनिवर्सरी भी नहीं मनाई। हमने क्या मनाया, हमने होली मनाई, दिवाली मनाई। और वो भी पता है कब, जब होली चली गई है, माल बिक गया है और पैसा आ गया है। जब पैसा आ गया है और हमें लगा हमने होली पे पैसा कमाया है, तो हमने उसको एंजॉय किया, उसको सेलिब्रेट किया। ठीक है, जब दिवाली निकल गई है, दिवाली के 10 दिन बाद जब सारी पेमेंट आ गई है, बाजार का चुका दिया और अपने को लगा 2-4-5 लाख रुपए बच गए हैं, तो हमें लगता था अब इज द टाइम इज सेलिब्रेशन। तो हमें तब से एक चीज समझ में आ गई कि बर्थडे तो फिक्स है, वो आना ही आना है, उसमें आपका अचीवमेंट क्या है, होता है ना। एनिवर्सरी की डेट है, वो भी आनी ही आनी है। बट अगर आप 25वीं एनिवर्सरी मना रहे हो तो वो आपका अचीवमेंट है कि 25 साल आपने हस्बैंड वाइफ दोनों ने कंबाइंड होके 25 साल निकाल दिए, ये अचीवमेंट है, वो सेलिब्रेट करने लायक बात है। बट सेलिब्रेशन किस चीज का होना चाहिए सर? बाद में वो सेलिब्रेशन भी एमवे आपके लिए कर देता है बाहर विदेशों में। हमारी 25वीं एमवे मनाएगा, 25वीं एमवे मनाएगा, बाद में वो भी एमवे कर देता है। बट पर्सनली मैं सेलिब्रेट किसके बात करता हूँ, आपने नया 6% किया, सेलिब्रेट करो। आपने नई 100 पीवी की ज्वाइनिंग कराई, न्यू ज्वाइनिंग, सेलिब्रेट करो। आपको पता है जब पहली बार मैंने ग्लिस्टर बेचा था, जब ग्लिस्टर 100 रुपए का था और हम पार्टी करके 200 रुपए की, 100 रुपए का ग्लिस्टर बेचा, पार्टी 200 रुपए की, क्योंकि हम तो बिजनेसमैन थे ना भाई, बेचा ना कुछ। और वो 100 रुपए के ग्लिस्टर में बचा क्या होगा, 10 रुपए 15 रुपए, बट हमने पार्टी 200 रुपए की। तो सेलिब्रेशन हमेशा जो करना चाहिए ना, वो अचीवमेंट का करना चाहिए। आप नए बीएफआई गए, सेलिब्रेट करो। आप ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहते हो तो अचीवमेंट का सेलिब्रेट करो। अगर आप डेट्स को सेलिब्रेट करेंगे तो वो तो साल में 3-4 फिक्स आएंगे, और उसको तो आम आदमी करता है। आप देखिएगा, किसी भी बड़े बिजनेसमैन को देखिएगा, अभी जियो में एक सेलिब्रेशन चल रहा था,
बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं था। सेलिब्रेशन ये था कि जियो का टर्नओवर कितना हुआ और उसने कितना डिविडेंड बांटा शेयर वालों को, उस चीज को लेके सेलिब्रेशन था। तो जब बिजनेसमैन बनेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि अचीवमेंट को सेलिब्रेट करो, क्योंकि बढ़ाना तो वही है। बर्थडे तो बढ़ते ही चले जाएंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, अगर आप 80 साल के हो गए और मैराथन दौड़ के आए हो और आप 100% फिट हो तो सेलिब्रेट करो, वो अचीवमेंट है आपका। तो हमने हमेशा अपने अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया। और जैसा कि अभी राम राकेश जी बता रहे हैं, एनिवर्सरी जो है वो हमेशा ईएलएस पे सेलिब्रेट होती है। पहले सचिन जी का बर्थडे सेलिब्रेट होता था, अब ईएलएस महीना सरक गया तो अब राम राकेश जी और प्रियंका जी की एनिवर्सरी वहां पर सेलिब्रेट होगी। तब सब पहले से सेलिब्रेट कर लीजिएगा, नहीं तो एनिवर्सरी वाले दिन ये लोग जो है ना वहां पर मिलने वाले हैं। और अगर आप वहां जाके सेलिब्रेट कर सके तो ज्यादा अच्छा है। यू आर इनवाइटेड, ठीक है ना, अपने खर्चे पे आइएगा, ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो उस तरह की चीजें थी। और इन्हीं सारे उठापटक में ये बिजनेस तेजी से बिल्ड हुआ। और इन्वेस्टमेंट मेंटलिटी के बारे में मैं आज के माहौल में एक बात करना चाहूंगा जरूर। हम जब लोगों से बात करते हैं तो लोग बहुत छोटी छोटी चीजों पर अटक जाते हैं। आप सोचो, आपका बच्चा है, वो स्कूल जाता है और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, लैपटॉप खरीदा, मोबाइल खरीदा, इंटरनेट कनेक्शन किया। लेकिन जब आप एमवे बिजनेस करने की बात करते हो और शाम को डाटा खत्म हो जाता है, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है डाटा खत्म कैसे हो सकता है, जब कंपनी जितने अच्छे अच्छे पैक देती है, आप टॉपअप ले सकते हो, ये ले सकते हो, वो ले सकते हो, हमारा तो डाटा कभी खत्म नहीं होता। बस वो बाय नेचर चीजें समझनी होती है कि ये बिजनेस है, बिजनेस के तरीके से होगा, ढंग से करोगे, चीजों को समझ के करोगे तो ये तेजी से होता है। एक और चीज समझिएगा कि सफलता जो है ना वो एक स्ट्रेट रोड नहीं है, सीधा रोड नहीं है। अगर आप घर से निकले और सीधे चले जाओ नाक की टक्कर में तो टक्कर ही मारोगे आप। जैसे पानी अपना रास्ता बना लेता है ना, पानी को आप छोड़ो, वो रास्ता बना लेता है और उसमें बहुत पावर होती है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि पानी को आप डाल दो आगे, कुछ खड़ा कर दो तो रुक जाता है, लेकिन जब पानी का वेग आता है, जब बाढ़ आती है, जब तूफान आता है, तो अपने हर चीज को हटा के रास्ता बना लेता है। ऐसे ही लीडरशिप होती है। लीडर्स में अगर गट्स होते हैं ना तो वो चीजों से रुकते नहीं है, वो अपना रास्ता बना लेते हैं। और आज की डेट में अगर आप में लीड करने की पावर है तो पब्लिक फॉलो करने के लिए तो तैयार है ही। आप देखो ना, आंदोलन, सड़कें बंद पड़ी है, क्यों? कोई आदमी है जो उनको लीड कर रहा है, इसीलिए तो पब्लिक सड़क पे बैठी है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर हमारे अंदर लीडरशिप है तो आप बड़े से बड़े नेटवर्क को लीड कर सकते हो। आपको फॉलोअर्स बहुत मिल जाएंगे, दिक्कत होती है लीडर्स ढूंढने में, और लीडर्स को क्रिएट करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के साथ साथ आपको कुछ चीजें और करनी होती है कि गोल आपके हमेशा थोड़े बड़े होने चाहिए। बड़े गोल आपको हमेशा फ्रस्ट्रेशन से बचाएंगे, लेकिन छोटे गोल जो होते हैं वो बड़े गोल तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं। तो सिर्फ बड़े से भी काम नहीं चलेगा और छोटे से भी काम नहीं चलेगा। बड़ा गोल आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होने देगा किसी भी परिस्थिति में, लेकिन छोटा गोल आपको बड़े गोल तक पहुंचने में क्या करता है, वो लगातार आपको सपोर्ट करता रहता है। तो ये सारी चीजों के साथ साथ अगर आप एक बड़ी टीम बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आप एक टीम का हिस्सा बनो। कई लोग अपनी ढपली बजाना चाहते हैं। अगर आप अपनी ढपली बनाएंगे, आपकी टीम में 2, 4, 5, 10 लोग हैं और आपको लगता है दिस इज माय टीम, इट्स ओके, बट आप भी किसी टीम का पार्ट है। टीम के साथ जुड़ेंगे, कुछ वहां से सीखेंगे, कुछ करना सीखेंगे, ठीक है ना। और वहां से आप ये सीख पाएंगे कि टीम को लीड कैसे किया जाता है। तो टीम अगर बड़ी बनानी है तो टीम का पार्ट बने, ठीक है। और ये जो बिजनेस है ना, ये टीचिंग्स का बिजनेस नहीं है, ये ट्रेनिंग का बिजनेस है। टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या फर्क होता है, कभी समझिएगा। अगर आपने गाड़ी चलाना सीखा है तो पहले आपको एक मशीन के ऊपर बैठा के गाड़ी चलाना सिखाया जाता है। वो क्या है, वो जस्ट एक टीचिंग है, प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन जब गाड़ी लेके आप सड़क पे निकलते हो और आपके बगल में सिखाने वाला बैठा होता है, वो ट्रेनिंग होती है। एमवे बिजनेस टीचिंग से नहीं चलता, एमवे बिजनेस ट्रेनिंग बेस है। आपको प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए, आपको बेसिक्स कैसे करने हैं, टीम कैसे क्रिएट होगी, और वो पार्ट जो है वो ट्रेनिंग का है। तो जितना टाइटली आप अपलाइन से प्लग होंगे उतना टाइटली आप ये सीख पाएंगे, जल्दी सीख पाएंगे कि बड़ी टीम कैसे बनाई जाती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलती है। और एमवे बिजनेस सीखने का बिजनेस है। इफ यू आर विलिंग टू लर्न, हम सीखने के लिए तैयार है। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। जब मैं एमवे बिजनेस में आया था तो मेरा 1, 2 और 3 शर्ट के बटन हमेशा खुले रहते थे, और कोई दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ था जो उनको बंद कर दे। क्यों? हम खुले रखते थे, धंधा ऐसा ही था।
आउट शर्ट पहनते थे, हमेशा जीन्स की पैंट पहनते थे। एक दिन मैं और राम राकेश जी खड़े हुए थे, राम राकेश जी सामने थे, उन्होंने उठा के शर्ट के बटन बंद कर दिए 2। मजे की बात यह है, उस बात को चाहे आज 15-16 साल हो गए हैं, लेकिन उस दिन के बाद से वो शर्ट के बटन आज तक बंद है। राम राकेश जी ने कहा टाई लगाया करो, थोड़े स्मार्ट लगते हो। मैंने कहा राम राकेश जी मेरा दम घुटता है टाई लगाने से। बोला अगर टाई लगाओगे तो जिंदगी में ऊपर उठ सकते हो। हमने उस दिन से टाई लगाई और एक छोटी सी चीज सीखी कि डिसिप्लिन जो होता है ना, हर चीज में लागू होता है, हर चीज में लागू होता है। अभी भी दम घुटता है, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी से डायमंड चले जाएं, जल्दी से ईडीसी और डबल डायमंड चले जाएं, तो फिर टाई को थोड़ा ढीला कर लेंगे, लेकिन तब तक टाई को कस के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर चीज ऐसे ही, पानी है खुला छोड़ दो तो तब हाई लाएगा, लेकिन उसको अगर डिसिप्लिन में बांध दिया जाए, वो एक बांध में चला जाए, तो एनर्जी क्रिएट कर सकता है। आप में बहुत पावर है, जितने भी लोग हैं सब में बहुत पावर है, लेकिन अपनी पावर को पहचानना और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। ट्रेन का जो इंजन होता है 12,000 HP का इंजन अभी बन गया है हिंदुस्तान में, हॉर्स पावर का, उसको अगर पटरी से उतार दिया जाए, पटरी से उतार दिया जाए, तो वो इंजन अपने आप को 1 फीट आगे नहीं बढ़ा सकता 12,000 हॉर्स पावर के बाद भी। लेकिन उसी इंजन को जब ट्रेन की ट्रैक पर रख दिया जाता है, पीछे चाहे 200 बोगी डाल दो उसके, वो सारी की सारी बोगियों को खींच ले जाता है। सेम आप है, आप में पावर्स बहुत है, पॉसिबिलिटीज बहुत है, बट सब चक्कर क्या है, अपने आप को ट्रैक पे रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या लोग लीडर्स जो ट्रैक से नहीं उतरते, उतरते हैं, लेकिन वो लीडर पता है क्यों है? क्योंकि वो उतरते हैं और चढ़ते हैं। ट्रैक से उतरना तो कोई भी सकता है, बट कितनी जल्दी वो वापस ट्रैक पे चढ़ता है, ये डिसाइड करता है कि उसका लीडरशिप का लेवल क्या है। आम आदमी अगर ट्रैक पे उतरता है, आम आदमी अगर शादी में जाता है, तो कई बार 15 दिन में भी पकड़ के लाना पड़ता है अपलाइन को। अरे कहाँ है भाई, आजा, मीटिंग शुरू हो गई है। बोला नहीं, अभी तो शादी का नशा नहीं उतरा है। लेकिन लीडर्स क्या होते हैं, शादी में जाते हैं। आपने सुना होगा मुन्ना जी को, बेटी की शादी के दिन भी मीटिंग अटेंड कर रहे थे। तो वो इट्स कॉल्ड लीडरशिप, इसलिए वो जा रहे हैं फौरन। और जो लोग 15 दिन शादी एंजॉय करते हैं, वो पड़ोसी की शादी 3-3 दिन एंजॉय करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो तो पड़ोसी के घर ही खाने जाते हैं, फिर एलएस थोड़ी जाते हैं। तो बहुत छोटी चीजें हैं, इनको जितनी जल्दी हम समझ लेते हैं, और हर काम को, मेरा फंडा ये, हर काम को बिजनेस के रेस्पेक्ट में करो। अभी हम चलो, मैं शाम को इवनिंग वॉक पे भी जाता हूँ, सुबह भी मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, पर वॉक पे जाने का पर्पज एक ही होता है कि नया प्रोस्पेक्ट ढूंढना है। अभी शाम को मैं और निर्मला दोनों वॉक पे गए, तो हमने एक एकेडमी देखी, वहां बच्चे लॉन्ग टेनिस खेल रहे थे। तो वॉक पे तो निकले ही थे ना, हम सीधा एकेडमी में घुस गए, वहां के कोच से बात की। कोच ने कहा 6 बजे फ्री होता हूँ, तो घूमते घूमते दोबारा पहुंच गए 6 बजे। उसको एनर्जी ड्रिंक ऑफर किया, उसको गमी ऑफर किया, उससे 2 बात की। उसने कहा भाई साहब आप हेड कोच से बात करो, तो कल सुबह 9 बजे हेड कोच से बात कर लेंगे। तो जब भी आप दिमाग से कहीं भी निकलते हो, चाहे आप शादी में जाए, पार्टी में जाए, कहीं भी जाए, आपका हर जो एक्शन है ना, वो बिजनेस के रेस्पेक्ट में होना चाहिए कि मैं यहां से अपने बिजनेस के लिए क्या निकाल सकता हूँ। ऐसा अगर आपका माइंडसेट हो जाएगा, तो आपको बिजनेस करने में कभी भी जोर नहीं पड़ेगा, ये आपकी हैबिट्स में बन जाता है। और हैबिट्स के बारे में तो मैं एक ही बात बोलूंगा, आपको विनिंग हैबिट्स डेवलप करनी है। विनिंग हैबिट्स क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। विनिंग हैबिट्स ये क्या होती है? विनिंग हैबिट्स का मतलब क्या है? आप जो भी डिसाइड करते हो उसको पूरा करते हो। थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में भी हम बात करेंगे। बेसिक्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बेसिक्स क्या है, सबको पता है। पर्पज ऑफ बेसिक्स क्या है हमारा? एक बड़ी टीम को बनाना, ठीक है ना, और उसमें हम लोगों को ये सिखाएंगे कि क्या सीखना है, क्या सिखाना है। और बेसिकली इस मीटिंग को, इस टीम को बनाते वक्त हमारा पर्पस क्या होता है? हम कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो जिंदगी में अपने लिए भी कुछ ढूंढ रहे हैं। किनको ढूंढ रहे हैं? जो अपने लिए भी कुछ ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ना, आप किसी को बोलो भाई साहब कुछ करना चाहते हो, वो बोलता है नहीं भाई साहब, तो बात खत्म, वो हमारा प्रोस्पेक्ट नहीं है। वो हमारा कस्टमर हो सकता है, बट वो हमारा प्रोस्पेक्ट नहीं हो सकता। तो हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अपने लिए कुछ ढूंढ रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी पॉजिटिव लोग थे वो सारे ऑलरेडी एमवे में आके प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, एमरल्ड, डायमंड जा चुके हैं। अब जो दुनिया में बच गए हैं वो है जो पॉजिटिव नहीं है। और हमारा और आपका जो आगे का जो काम है वो है जो लोग हैं उनको सही इंफॉर्मेशन दे के पॉजिटिव बनाना है। इसी बात का तो हमें पैसा मिलेगा। भाई किस बात का मिलेगा? ऑलरेडी जो पॉजिटिव थे वो तो बन गए, लीडर्स हैं वो तो।
अब जो बचे हुए हैं उसमें से हमें लोगों को फिल्टर करना है और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से उनकी इंफॉर्मेशन को सही करते हुए उनको पॉजिटिव करना है। और अगर वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे तो वो भी जब बिजनेस करेंगे तो आपको पैसा बनेगा। यही तो पर्पज है। और हम चाहते क्या है कि अगर इस तरह की टीम को हम लीड करना चाहते हैं तो कुछ बेसिक से सिंपल से पहला काम है मेक ए लिस्ट, दूसरा काम है कॉन्टैक्ट, इनवाइट एंड अपॉइंटमेंट, तीसरा काम है एसटीपी और चौथा काम है गेटिंग स्टार्ट। देखो बेसिक तो यही रहेंगे, ये नहीं बदलेंगे। बेसिक करने का स्टाइल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है डिजिटल और फिजिकल में। यहां पर जब बात आती है लिस्ट बनाने की तो मैं आपको सैकड़ों तरीके बता सकता हूं, पर चूंकि मैं बिजनेसमैन था, मैंने कभी मेरे अपलाइन से ये नहीं कहा कि भाई साहब मेरी लिस्ट खत्म हो गई है। आज तक विनोद जी यहाँ पर हैं, राम राकेश जी बैठे हुए हैं, सचिन जी से भी आपकी मुलाकात होती रहती है, मैंने कभी ये कंप्लेंट नहीं की कि मेरी लिस्ट खत्म हो गई है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता था बिजनेस तो मेरा है, इनको कंप्लेंट करने से फायदा क्या है। तो कंप्लेंट कभी नहीं होती हमारे पास। हमारे पास कभी भी कोई बात होती है तो एक ही बात होती है कि ये चीज अटक रही है तो इसको कैसे रिजोल्व किया जा सकता है अगर कोई समस्या है। तो लिस्ट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट एक तरीका जो सबसे कारगर है वो क्या है, हर उस आदमी का नाम लिस्ट में लिख लो जिसको आप जानते हो। दूसरी चीज, इस लिस्ट को हमेशा लगातार बढ़ाते रहो, रुको मत। हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल यही है। हमारे कलाकंद के काम का रॉ मटेरियल था दूध, और उसके लिए हमें खर्च करने पड़ते थे पैसे, और वो भी एडवांस। तो बड़ा रिस्की बिजनेस था, महंगा काम था। इस बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है? लोग। और हिंदुस्तान में क्या है? लोग। समझ में आती है बात? 140-50 करोड़ हो गए। बात सिर्फ ये है कि हम लोगों को प्रीजज कर डालते हैं कि ये करेगा और ये नहीं करेगा। इस बारे में भी मैं आपको एक बहुत अच्छा सा वाकया बता सकता हूँ। मेरे एक दोस्त है, उनके बड़े भाई साहब टीचर हैं, वो खैरतल के रहने वाले हैं, और उनकी मार्केट रेपो बहुत अच्छी थी, उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, फाइनेंशियली भी अच्छी पोजीशन थी उनकी। और मुझे लगता था अगर ये आदमी इस बिजनेस को कर ले तो पता नहीं कितना बड़ा बिजनेस कर सकता है। और पता हुआ क्या? मैंने उसको प्लान दिखाया, बोले बहुत अच्छा है। मैंने उसको दिल्ली में बीबीएस दिखाया, बोले बहुत अच्छा है। मैंने उसको गाला फैमिली रियूनियन दिखाया, बोले बहुत अच्छा है। मैंने उसको एफईडी दिखाई, बोले बहुत अच्छा है। इवन दो राम राकेश जी एक बार खैरतल आए हुए थे तो मैं और राम राकेश जी उसका फॉलोअप करने उसके घर गए, बोले बहुत बढ़िया है, बट आज तक वो बिजनेस में नहीं है। और मजे की बात अब पता क्या बोलता है? बोले यार तुम्हारी खोटी चवन्नी ना अठन्नी में चल रही है। मैं एक ही बात बोलता हूं, मैंने कहा हमारी तो खोटी थी अठन्नी में चल रही है, आपकी तो खरी चवन्नी थी, चवन्नी में चला के दिखा दो, मार्केट स्थितियां ऐसी है। बोले आप सब बात ठीक है, लेकिन अब मैं छोरे को कराऊंगा, बस बीटेक पूरी कर लेता है, फिर बेटे को आपके साथ लगाऊंगा। मैं कोई बात नहीं। तो एक चीज आप गांठ बांध लीजिएगा कि आपको कई बार ऐसा लग रहा होगा कि ये आदमी पता नहीं क्या कर देगा, और आप उस पर टाइम लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो। आई एम सॉरी टू से, छोड़ दो। जिसमें दम होता है आदमी को, उसको अगर आप खींचोगे ना वो दूर जाएगा, और अगर आप उसको प्रोसेस पूरा करके छोड़ दोगे ना, अगर बंदे में गट्स है ना, वो लौट के आएगा। ये समझ लीजिएगा, उसको बोलते हैं टेक अवे देना, पोस्चर मेंटेन करना। ऐसा ही एक एग्जांपल नोएडा का है। नोएडा में एक बंदा बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया, मेरा बहुत क्लोज था, मैंने उसको प्लान दिखाया, और प्लान दिखाने के बाद मैं उसको फॉलो अप करवाने के लिए उस बंदे को दुकान से उठा के सचिन जी के घर ले गया। सचिन जी के सोफे पे बैठ के सचिन जी उसको समझा रहे। मुझे लगता था सचिन जी जिसका फॉलो अप कर दें वो तो मना कैसे करेगा, और उसने आज तक ज्वाइन नहीं किया है। मजे की बात। अच्छा, इन दो घटनाओं के बाद मुझे एक चीज, अच्छा एक फॉलोअप मैंने विनोद जी से भी करवाया था, और इन 3 घटनाओं के बाद मुझे ये समझ में आ गया था कि जिसने ज्वाइन करना है उसने करना है, जिसने नहीं करना उसने नहीं करना। चाहे विनोद जी समझा लें, चाहे राम राकेश जी समझा लें, और चाहे सचिन जी समझा लें, और चाहे भगवान उतर के आ जाए, भाई मेरा तो नाम ही ईश्वर है, ठीक है ना, फिर भी बंदा नहीं समझता है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? हमें बंदे को बदलने की जरूरत है, लेकिन हम लगे रहते हैं उसी के ऊपर, ना मेरा यही डायमंड जाएगा। अरे वो कोयला है, उसमें अंदर कुछ नहीं है, परेशान मत हो, बंदा बदल दो, आप भी ग्रो कर जाओगे। इसके लिए आपको क्या चाहिए? लिस्ट बड़ी चाहिए। हमेशा ओपन माइंड रहे लिस्ट को बढ़ाने के लिए। जितनी बड़ी बनाएंगे ना उतना बिजनेस करना आसान रहेगा। बहुत सारे तरीके हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब आज के हैं। हमारे जमाने में क्या करते थे, हम जिसको प्लान दिखाते थे ना, प्लान दिखाने के बाद हम एक काम जरूर करते थे, भाई बिजनेस शुरू करेगा? नहीं करूंगा। प्रोडक्ट लेगा? नहीं लूंगा। अच्छा ऐसे बता 10, 15, 20 लोग
जो पैसा कमाना चाहते हैं और समझदार हो, और कागज पेन लेके बैठ जाते थे, नाम बोल, और 5, 7, 10 नाम तो लिखवा ही लाते थे। और ऐसे करते करते हम हमेशा जब किसी को छोड़ते थे, छोड़ने से पहले उससे 10-5 नाम लिखवा लेते थे और फिर उन लोगों को कॉल करने लगते थे। तो लिस्ट में से लिस्ट निकालना मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि किसी का तो रेफरेंस है उस लिस्ट पे कॉल करने के लिए। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनता था तो मैं बैठ के उसके साथ लिस्ट बनवा लेता, और इसी तरीके से हमने अपनी दूसरी लेग बिल्ड की, तीसरी लेग बिल्ड की, पर हमने कभी किसी को प्री जज नहीं किया। अभी मैं रोहतक में रहता हूँ, यहाँ भी मैं यही चीजें देख रहा हूँ, जिसको हमें लगता है ये कर सकता है वो करता नहीं है, तो हमने देखा जो लोग नहीं, आप हमें लग रहा है कि ये नहीं कर सकता ना, उसको प्लान दिखाओ, उससे कुछ संभावना अच्छी निकल सकती है। तो बिना प्री जज किए लिस्ट बनाए और लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहें, एक बिजनेसमैन की तरह रॉ मटेरियल को खत्म ना होने दें। आजकल एक नया किस्सा चल रहा है कि बिजली की कमी है, बिजली बनाने वाले जो संस्थान है वो बंद होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कोयले की कमी है। कोयले की कमी क्यों है? क्योंकि पीछे से कोयला नहीं आ रहा। सरकार परेशान है, पब्लिक परेशान है, क्यों? पीछे से नहीं आ रहा है। आप भी परेशान हो जाओगे अगर आप लिस्ट को लगातार नहीं बढ़ाओगे। तो लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहें। हो सकता है पहले 10 में से आपको 4 मिल जाए, और हो सकता है 100 में से 4 मिल जाए, हो सकता है 400 में से 4 मिल जाए, लेकिन 4 में से 4 ढूंढना बहुत रिस्की है। 10 में से 4 ढूंढना भी बहुत रिस्की है अगर नहीं मिले तो। इसलिए लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहें। दूसरा काम है कॉन्टेक्टिंग, इनवाइटिंग और अपॉइंटमेंट। एक अच्छी बात पता है क्या है? इन सारे कामों को एक बार करना सीखना है, और उसके बाद क्या करना है? फाइन ट्यून करना है। खाली थोड़ा थोड़ा फाइन ट्यून करना है। आपने सोचा है कि मुझे लिस्ट में रोजाना 2, 3, 4 नए नाम लिखने हैं, आपने 4 नए नाम लिखे, दिस इज ए विनिंग हैबिट। आपने एक हैबिट डाली हुई है कि मैं रोज लिस्ट में नए नाम जोड़ता हूं। ये क्या है? हैबिट है, रोज लिस्ट में नए नाम जोड़ता हूं। तो आपने एक आदत डाली, रोजाना 5 से 7 कॉल करते हैं आप, 5 to 7 इन्विटेशन पर डे, 5 to 7 इन्विटेशन पर डे, और 5 to 7 प्लान इन ए वीक। आप ये डिसाइड करें कि जिस आदमी का नाम आप लिस्ट में लिख रहे हैं उसको इनवाइट करेंगे, और जिसको इनवाइट कर रहे हैं उसको क्यों इनवाइट कर रहे हैं? प्लान दिखाने के लिए। और जिसको प्लान दिखा रहे हैं क्यों दिखा रहे हैं? स्पॉन्सर करने के लिए। और स्पॉन्सर क्यों कर रहे हैं? उसको प्लैटिनम ले जाने के लिए। ये माइंडसेट होना चाहिए हमारा। लिस्ट में नाम क्यों लिख रहे हैं? इनवाइट करने के लिए। इनवाइट क्यों कर रहे हैं? प्लान दिखाने के लिए। प्लान क्यों दिखा रहे हैं? स्पॉन्सर करने के लिए, सही स्टार्टअप करवाने के लिए। और एक स्टार्टअप करवाना क्यों है? क्योंकि उसको प्लैटिनम लेके जाना है। तो ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए। कई सारे लोग लिस्ट बनाते हैं और छोड़ देते हैं, रख देते हैं उस लिस्ट को, तो बेकार है, आपने बनाई भी क्यों? सोचिएगा इस बात को। तो 5 से 7 इन्विटेशन पर डे आप करते हो। अगर उसमें किसी तरह का कोई रिजल्ट में ऊपर नीचे है तो चेक विद योर अपलाइन। 5-6 कॉल को रिकॉर्ड कर लो, अपलाइन को भेज दो कि मैंने ये बोला था, उसने ये बोला था। LYF का पेज नंबर 32 और 33 पढ़ लो, क्या कहना है क्या नहीं कहना है। बहुत ही आसान है, एक सिंपल सा फॉर्मेट है। जब आप लोगों से बात करते हो तो ठीक है ना, पहले आप फैमिली की बात करें, क्या मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ? घर परिवार में सब ठीक है? ठीक है, उसका हालचाल पूछे, उसके बिजनेस और नौकरी का हालचाल पूछे, और फिर एक सिंपल सा मैसेज दें। और इस सारे प्रोसेस में एक चीज हमेशा ध्यान रखें, थोड़ा सा क्वेश्चनिंग मोड में रहे, थोड़ा सा क्वेश्चनिंग मोड में रहे, बताने के मोड में ना रहे। कई लोग क्या रहते हैं? बताने के मोड में रहते हैं, जी मैंने काम शुरू किया, आप भी देख लो। क्यों देख ले भाई? इससे अच्छा ये उससे पूछो कि आप कुछ और बढ़िया करने में इंटरेस्टेड हो क्या। उसका जवाब अगर हाँ में आता है तो आपकी कही हुई बात में दम होगा। और आप बता रहे हैं तो मजा नहीं आएगा ना, वो सुन रहा है जबरदस्ती सुनेगा आपकी बात को, नहीं तो डिजिटल पे छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चनिंग मोड में रहें ऑलवेज, जब आप इनविटेशन कर रहे हैं तो भी, प्लान दिखा रहे हैं तो भी। और प्लान के बाद जब फॉलोअप की बात आती है तो उसमें कुछ चीजें ध्यान रखने की होती है। फॉलोअप में सबसे पहली चीज, थोड़ा सा अपने प्रोस्पेक्ट को समझने का प्रयास करें। और प्रोस्पेक्ट को कहां से समझेंगे? प्रोस्पेक्ट को हम जनरली समझ रहे होते हैं जब हम प्लान शुरू करते हैं। जब आप प्लान शुरू करेंगे तो क्या करते हैं? मैं तो जनरली प्लान अगर दिखाता हूं जिस समय, उससे पहले 2, 4, 5 मिनट उससे गहराई से बात करता हूं। उसका शेड्यूल क्या रहता है, कब जाता है, कब आता है, कब ऑफ होता है, परिवार में कौन कौन है, उसके सिचुएशंस क्या है। तो वो जानने से अगर आपने 2-3 मिनट बात कर ली ना, तो आपको पता चल जाएगा इस आदमी का स्टेट ऑफ माइंड क्या है, ये आदमी किस तरह का है, इस आदमी की टाइमिंग्स क्या रहती है। दोबारा जब फॉलोअप करोगे तो आपको पता रहेगा किस समय उससे बात करना कंफर्टेबल रहता है
और उसी समय प्लान दिखाने से पहले मैं बात कर रहा होता हूँ कई बार कि दोबारा जब हम मिलेंगे 15-20 मिनट के लिए तो वो टाइम सुटेबल टाइम आपका कौन सा रहता है, अगर मुझे आपको फोन करना हो तो आपको सुटेबल टाइम कौन सा रहता है। इतनी बातें मैं प्लान दिखाने से पहले पूछ लेता हूँ। और आप एक बात देखिएगा, अगर आप लोगों से पहले बात करेंगे तो वो आपकी बात को थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। प्लान दिखाते वक्त हमेशा अगर मोबाइल पे दिखा रहे हैं तो डबल डिवाइस पे दिखाएं, अगर लैपटॉप पे दिखा रहे हैं तो बंदे से फेस टू फेस बात करने की फीलिंग आनी चाहिए। अगर आप एक ही मोबाइल से प्लान दिखा रहे हो तो आपको वो फीलिंग कभी नहीं आएगी, आप प्लान के रिजल्ट भी अच्छे नहीं ले पाएंगे। आजकल लोग फिजिकल प्लान भी दिखा रहे हैं, अगर आप पॉसिबल है तो आप फिजिकल प्लान भी दिखा सकते हो और डिजिटल, दोनों तरह की चीजें इम्प्लीकेट, जो लोग दोनों को यूज कर रहे हैं वो और ज्यादा अच्छे रिजल्ट ले पा रहे हैं, ठीक है ना। प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप की जब बात आ रही थी तो फॉलोअप में थोड़ा प्रोस्पेक्ट को समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा लिसनिंग मूड में रहें, लिसनिंग मूड के बाद क्वेश्चनिंग मूड में रहें। ये सीखना एक कला होती है, क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन से दें। भले ही सामान महंगे की बात हो, भले ही मेरे पास टाइम नहीं है, भले कोई भी क्वेश्चन हो, बट जवाब एक होना चाहिए। अगर बोलता है टाइम नहीं है, ओके आई कैन अंडरस्टैंड, जैसा कि हमारी शुरू में ही बात हुई थी जब आपने ये अपॉर्चुनिटी देखी थी कि आपका बिजी शेड्यूल रहता है, ठीक है ना। बट भाई साहब एक बात बताओ, आप चाहते हो कि आपके पास टाइम हो जाए? इतनी सी तो बात है। और प्रोस्पेक्ट को हमेशा ज्यादातर मैं नाम से बोलता हूँ। मैंने जो सीखा है लोक व्यवहार में, जितना बार आप उसका नाम लेके इस्तेमाल करेंगे, सर मत बोलो प्रोस्पेक्ट को, कभी मत बोलो, हमेशा उसके नाम से बोलो। अगर बड़ा है तो आप जी लगा सकते हो, हमारे यहाँ जी का कल्चर है, बट नाम से बोलो। सर और मैम जो कल्चर है ना, ये एनसीआर का कल्चर है, इट्स ओके, बट सर बोलने से प्रोस्पेक्ट खराब होता है। आप नाम लेके बोलो, बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ी देर में उसको भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो उसको ध्यान से सुने वो क्या कहना चाहता है, हमेशा रेस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें। फॉलोअप में ज्यादातर लोग नुकसान कहाँ उठाते हैं कि वो रिएक्ट करते हैं। जो पहली बात प्रोस्पेक्ट ने बोली है उसको सुन लिया और अब उसका आंसर देने के लिए हम तैयार हैं और वो आगे बोले जा रहा है, और उसकी बात को अगर आप पूरा सुन लेते तो आपको समझ में आ जाता कि क्वेश्चन कुछ और है, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन होता है वो आखिरी क्वेश्चन नहीं होता। तो लिसनिंग मोड में रहें, थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड वो क्या कहना चाह रहा है, थोड़ी देर उसके साथ चले धारा के साथ, और फिर उसको मोड़ के अपनी तरफ लाने का प्रयास करें। वो कह रहा है सामान महंगा है, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, तो एक कदम उसके साथ बढ़ाएं, फिर एक कदम थोड़ा सा उसको घुमाएं। जब पहली बार मैंने प्रोडक्ट को देखा था तो वास्तव में मुझे भी महंगे लगे थे, बट उसके बाद जब मैंने जानकारी ली तो पाया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। तो वो सामने वाला बोलेगा हाँ क्वालिटी तो मैं भी कह रहा हूँ बहुत अच्छी है। और आज की डेट में कंपनी ने छोटी बड़ी पैकिंग लॉन्च कर दी है, आज लोगों की बाइंग पावर्स बढ़ गई है, ठीक है, और आज ये स्थिति है। आप उसको बताइएगा 50 रुपए महीने का एसेट लगता है, तो वो सारी चीजें हम बता सकते हैं, बट पहले आप लिसन करें, देन आप उसको अपने क्वेश्चन पूछते हुए उस क्वेश्चन का जवाब, हमेशा उसकी बात से सहमत होने का प्रयास करें, ठीक है ना। देन बातचीत को हमेशा आगे बढ़ाएं। एक मूवी है जो राम राकेश जी ने मुझे रिकमेंड की थी, एक रुका हुआ फैसला, वो मूवी मैंने 2-3 बार देखी है, और उसको देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई है कि कभी भी आदमी को बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। अगर बातचीत चलती रहेगी और बातचीत के दरवाजे खुले रहेंगे ना, तो दुनिया में किसी भी समस्या का समाधान निकल सकता है। इसी का मतलब फॉलोअप है। आप सही क्वेश्चन अगर पूछना सीख जाएंगे तो एमवे बिजनेस बहुत बड़ा कर सकते हैं। बस क्वेश्चन सही होना चाहिए और सही पोस्चर और इज्जत के साथ होना चाहिए, इरिटेटिंग नहीं होना चाहिए। जब बंदा शुरू करे तो उसको एक अच्छी शुरुआत कराएं, और शुरुआत में कुछ चीजों का ध्यान रखें, ऑर्डर के साथ शुरू करवाएं। अगली चीज, जिसको भी शुरू करवाते हो अपलाइन से जरूर मुलाकात कराएं। आप जिसके साथ भी बिजनेस बिल्ड कर रहे हो उसके साथ उसकी मुलाकात जरूर कराएं। वो मुलाकात क्या है, उसको एक सिक्योर फीलिंग देती है, प्रोस्पेक्ट को एक सिक्योरिटी की फीलिंग देती है कि मैं सिर्फ इसी आदमी के साथ नहीं हूं, इस आदमी के साथ भी कुछ बड़ी टीम है, और अपनी टीम को हमेशा प्रमोट करके उस आदमी को कनेक्ट करें कि किसी भी विषम परिस्थिति में अगर मैं नहीं हूं तो मेरी अपलाइन टीम है जो आपको सपोर्ट कर सकती है। तो अपलाइन से जरूर मिलवाएं उसको, ठीक है ना, मीटिंग में कनेक्ट करें। और अगर आप नए हैं, प्लान दिखाने में भी सक्षम नहीं है, तो अपने अपलाइन से डिजिटल पे प्लान दिखवा सकते हैं। और अगर आप प्लान दिखा रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो भी आप अपलाइन को डिजिटल पे फॉलोअप के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारे फायदे डिजिटल के हैं आज की डेट में। बंदे ने शुरू किया, अपलाइन से कनेक्ट किया, प्रोडक्ट उसको दिलवाया, लगातार मीटिंग में उसको प्रमोट करें, ठीक है ना। और इस तरीके से
आप एक जब नई शुरुआत करा देते हो, उसके बाद आप क्या सोच के उस आदमी की जो शुरुआत आपने करवाई है, क्योंकि हर आदमी जो बिजनेस में आएगा वो आते ही सारे काम तो नहीं करेगा, सारे काम नहीं करेगा, कुछ करेगा कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि ज्वाइन करते ही हर आदमी आपके हिसाब से काम करे, क्योंकि आप भी कौन सा अपने अपलाइन के हिसाब से काम करते हो, सोच के देखिएगा ना भाई। जब हम ही हमारे अपलाइन के हिसाब से काम करने में हमने 4 साल लगा दिए थे, तो हर आने वाले बंदे से पहले दिन हम ये उम्मीद करें कि वो सारे काम मेरे हिसाब से करेगा, तो गलत उम्मीद कर रहे हैं हम, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, छोटे स्पेन में 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, महीने भर में ये क्लियर नहीं हो पाता है कि ये कस्टमर है या एक लीडर है या कितना बड़ा बिजनेस कर पाएगा। थोड़ा सा उसको टाइम दे, ठीक है ना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब हम 9 कोर स्टेप की बात करते हैं तो 9 कोर स्टेप्स में से जरूरी नहीं है कि पहले दिन वो सारे 9 कोर स्टेप करें, और उसकी छोड़िएगा, हम अगर 100 लोग बैठे हैं तो 100 में से हो सकता है 50 लोग ऐसे हो जो 9 कोर स्टेप रोज नहीं करते, ठीक है। लीडर्स की बात छोड़िएगा, अगर आप 9 कोर स्टेप रोज करते हैं तो डेफिनेटली आप तेजी से ग्रो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो 9 कोर स्टेप्स के 3 हिस्सों में से अगर वो अलग अलग एक कोर स्टेप भी करने लगता है, प्रोडक्ट यूज, रिटेल और प्लान दिखाने में से अगर वो प्रोडक्ट अच्छा यूजर भी बन जाता है, बुक सीडी मीटिंग में से अगर वो मीटिंग में भी लगातार आने लगता है, और टीचेबल, अकाउंटेबिलिटी और कम्युनिकेशन में से अगर वो आपके कम्युनिकेशन में है, तीनों में से एक एक काम भी अगर वो पहले दिन करने लगता है, तो आप समझिएगा कि आपको एक लीडर मिल गया है। बाकी सारी चीजें तो वो सीख जाएगा टाइम के हिसाब से। और एक और ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी बात की है, अगर आप कुछ लोगों पे अटक जाओगे तो नुकसान उठाओगे। आप इस प्रोसेस को लिस्ट मेक ए लिस्ट, कॉन्टेक्टिंग, प्लान, फॉलो अप, नई शुरुआत, और इसको ज्यादा लोगों के साथ करेंगे, और ज्यादा लोगों के साथ करेंगे, और उसमें से अगर कुछ लोग छूट भी जाएंगे, उनमें अगर गट्स होंगे, दम होगा, लीडरशिप होगी, तो वो लौट के आ जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हो और छोड़ रहे हो कि देखते हैं इसमें कितने दम है, तो आप गलती कर रहे हो। आप काम करके बिजी हो, ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हो और उसमें कुछ लोग छूट रहे हैं, तो वो लोग ग्रो करेंगे। लेकिन आप लोगों को जानबूझ के स्पॉन्सर करके छोड़ रहे हो कि मेरा काम था स्पॉन्सर करना, आप देख लेते हैं क्या करेगा, तो आप गलती कर रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप ज्यादा काम करो, ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करो, तो लोग अपने आप से ग्रो करते हैं। और जब आप डेप्थ को लगातार बिल्ड करेंगे, तो तब तक खोदते जाइएगा, तब तक खोदते जाइएगा जब तक कि कोई दूसरा आपके साथ मिलके उसे ना खोदने लगे। और जब दूसरा खोदने लगे तो छोड़िएगा मत, उसके साथ मिलके और तेजी से खोदिएगा, क्योंकि गड्ढे को एक आदमी खोदे और 2 आदमी खोदे तो ज्यादा तेजी से खोद सकते हैं ना। और जब तीसरा आदमी मिल जाता है तो तीनों मिलके खोदिएगा, बट खोदते जाइएगा। 4 टीम में, 3 से 4 टीम में अगर आप लगातार हर महीने एक नया 3%, 6%, 3%, 6% निकालते चले जाए, तो अगले 2 साल में इस मीटिंग में बैठा हुआ हर आदमी एमरेल्ड जाने की सोच सकता है। इन बेसिक्स को अगर आप लगातार करते हो 5 to 7 इन्विटेशन पर डे, 5 to 7 प्लान इन ए वीक, जिसमें से हम इस उम्मीद के साथ प्लान दिखाएं कि 1 से 2 अच्छी ज्वाइनिंग होगी, और उसके बाद उसको अपलाइन के और सिस्टम के टच में डालते चले जाएं, तो होगा क्या, अभी भी आपके पास पूरी संभावना है कि इस साल में आप प्लेटिनम जा सकते हैं। प्लेटिनम जाएंगे, साल का 10 लाख रुपया बनाएंगे, गोवा का ट्रिप आपको मिलेगा। उसी चीज को लगातार करते जाएंगे अगले साल में, तो फाउंडर प्लेटिनम जाएंगे, 18 से 20 लाख रुपए बनाएंगे, यू आर क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट ALS। और उसी चीज को अगर आपने प्रॉपर डुप्लीकेट किया है, तो CSI, BFI, BBI सब आपने कमाया है, तो आप एमरेल्ड भी जाएंगे, साल का 30 लाख कमाएंगे, और उसी चीज को कंटिन्यू करिएगा तो चौथे साल में आप फाउंडर एमरेल्ड भी जाएंगे। अगले 4 साल में कोई भी आदमी अगर इन चीजों को करता चला जाता है विद ए बिजनेस माइंडसेट और एक एक्स्ट्रा माइल मेंटलिटी के साथ, तो वो अपने लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में बदल सकता है, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जा सकता है। अगले 4 साल में वो 1 करोड़ रुपया बना सकता है। मैं एक चीज समझता हूँ, आज आप पार्ट टाइम में इस बिजनेस को अगर करते हैं और लाख रुपया महीना आपको एक्स्ट्रा आने लगता है, तो आपको एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकता है, पार्ट टाइम में करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, हम कितनी भी बात कर सकते हैं, बट मैं चाहूंगा कि आप में से कुछ लोग एमरेल्ड जाएं और वो इन सारी चीजों पे बात करें।